हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा सिपाही विद्रोह अथवा सैनिक विद्रोह 1857 उसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथियों, इस पल की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुआ। तो साथियों, यह जो अस्थायी बंदोबस्त है यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति का अधिकार, यानी कि यह जो है जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया था। प्रश्न संख्या दो में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया। यह जो है बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त को किसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया। तो साथियों, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस थी। चिरस्थायी कहिए तब, चाहे परमानेंट सेटलमेंट कहिए अथवा अस्थायी बंदोबस्त कहिए, ये सभी एक ही नाम है, अलग अलग बिंदुओं के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था। ये जो सवाल है साथियों, यह है कि उत्तरार्ध में भारत किस एक का सबसे बड़ा उत्पादक था, यानी प्रोडक्शन करता था और बेचता भी था, यानी कि निर्यातक भी था। तो साथियों, सूत तथा गेहूं का यह सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक था। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1760 और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तन का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया। तो इस शब्द का प्रयोग साथियों अर्नाल्ड टवानबी के द्वारा किया गया। प्रश्न को फिर से समझेंगे। पूछा जा रहा है कि 1760 से 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक यानी कि ब्रिटिश इंडस्ट्री डेवलपमेंट में हुए जो परिवर्तन था, उनका वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि उद्योग के क्षेत्र में क्रांति, इस शब्द का प्रयोग किया था। अर्नाल्ड टवानबी ने। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी साथियों, यह केलिको का जो संबंध है वह है भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा। ये भारत से यूरोप को जो कपड़ा निर्यात किया जाता है था, उसके संबंध में, उसके परिप्रेक्ष्य में केलिको का संबंध था। प्रश्न संख्या 6 से पूरे MCQ को तो कवर करेंगे ही, साथ साथ जितने व्यूअर हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो अंग्रेजी शासन का जो है वह क्या परिणाम था। तो साथियों, भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण किया गया, कॉमर्शियलाइजेशन किया गया इंडियन एग्रीकल्चर का। साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था। यानी कि भारत में जो उपनिवेशवाद चल रही थी उसका आर्थिक आलोचक इनमें से कौन थे साथियों, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यह जो दादा भाई नौरोजी भी थे, उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर भी साहब भी थे और RC दत्त भी थे। ये तीनों के तीनों जो थे वह भारत में उपनिवेशवाद जो था उसके आलोचक थे। तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस आयोग समिति के धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से
प्रश्न किया था। यह जो धन निष्कासन था वह जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, उस पर किस अंग्रेज ने किस आयोग समिति ने यह प्रश्न किया था? तो यह जो है वह प्रश्न किया गया था वेल्बी समिति के द्वारा। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, ब्रिटिश भू राजस्व नीति में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर पढ़ना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट हमें पहचानना है। तो पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। अब पढ़ेंगे दूसरे स्टेटमेंट को, ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया था। तो साथियों, यह दोनों के दोनों आपके सही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि भू राजस्व नीति जो थी और यह इनका वर्ष था, इसके संदर्भ में आपको देखना है, समझना है। तो साथियों, यह जो था इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो पढ़ते हैं, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त 1793, ये आपका सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 1840 में नहीं अपितु 1820 में हुई थी और यह थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। साथियों, थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है। और यह महालवाड़ी व्यवस्था थी जिसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लाया था 1822 में। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाए गए थे? तो साथियों, वर्ष 1881 में एक कानून पारित किया गया था जो कि कारखाना मजदूरों की स्थिति को बेहतर करने के लिए किया गया था। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था, यानी कि प्रमुख कारण क्या था वो हमें बताना है। तो साथियों, ब्रिटिश उद्योगपति था, उनका दबाव था, ठीक है। प्रश्न को पढ़ेंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए श्रम सुधार, ऐसा क्या हुआ था जो ब्रिटिश सरकार श्रम सुधार को अपनाया था? तो ब्रिटिश उद्योगपति जो थे उनका ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर पड़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी। तो यह लॉटरी समिति 1817 किससे संबंधित थी? तो यह शहरी नियोजन से संबंधित थी। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो साथियों, ये तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में डलहौजी नहीं है, तो पूछा जा रहा है कि किसने बिछवाई थी? तो साथियों, जॉर्ज क्लार्क एक अभियंता थे, एक इंजीनियर थे, उन्होंने ही यह जो है प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है, उससे पहले साथियों, ये जो पहली रेल लाइन जो बिछाई गई थी वह जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछाई गई थी और यह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। और पहला रेल जो चला था यह जो है CST से ठाणे के बीच चला था, जो कि 1853 में, ठीक है। और कुल जो है यह 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया था। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ये चाय के व्यापारिक एकाधिकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके द्वारा खो दिया? तो यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहली टेलीग्राफ लाइन जो थी कलकत्ता से आगरा के बीच खोली गई थी या शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वह घिनौनी है? तो साथियों यह विचार था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है, जो नियम है, वह घिनौनी है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो साथियों यह जो थे सर टॉमस मुनरो वह 1820 से 1827 के मध्य वह जो थे मद्रास के गवर्नर पद पर थे। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, तो यह किस परिप्रेक्ष्य में इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था? साथियों तो यह भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए था। यह जो ब्रिटिश आयात था उस पर एक रेफरेंस दिया जाता था, विशेष रियायत दिया जाता था, छूट दिया जाता था, उसका नाम था, उस शब्द का नाम था इम्पीरियल प्रेफरेंस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की स्थापना 1854 में साथियों बम्बई में की गई थी। 1854 में कावासाजी डाबर के द्वारा। प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित हुई? कागज मिल के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना, आधुनिक कागज मिल की स्थापना भारत में सबसे पहले 1870 में हुई थी। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया? तो साथियों भारी उद्योगों का अभाव था, हेवी इंडस्ट्री का अभाव था साथियों। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद बहुत सारी कानूनी विवाद हुई थी। तो निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो ऐसा क्या हुआ था जिस कारक को इस जो है भू व्यवस्था प्रणाली के कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता था? तो पढ़ते हैं। ऑप्शन, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का अधिपति बनाना। नहीं। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपरोक्त कथनों से कोई भी सही नहीं है। आपका इसमें से साथियों कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों यह चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह से संबंधित पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, तो वह कौन सी प्रथम घटना थी जो इसका संबंध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से थी? तो हुआ था कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंच जाना। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित थे? तो मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर छावनी से था, यानी कि बैरकपुर विप्लव से मंगल पांडे का संबंध था। प्रश्न संख्या 3। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह जब 1857 का विद्रोह हो रहा था साथियों, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड
कैनिंग हुआ करता था। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर पहचानना है। तो देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल की थी, कानपुर से अजीमुल्ला खान तथा फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने यह जो है 1857 का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है। तो यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसका संबंध जो है लॉर्ड डलहौजी से है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या यह जो है व्यपगत का सिद्धांत के बारे में सर आपको बता दें तो यह क्या है, यह एक राज्य हड़प की नीति है उसका व्यपगत का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत अगर उत्तराधिकारी के न होते हुए राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस क्षेत्र को अंग्रेजों के द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाता है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ऐसा स्टेटमेंट उनका 1857 के घटना के बाद आया था। तो यहाँ ऑप्शन में मात्र एक दिया जा रहा है, 1 नवंबर 1857 के जस्ट बाद यह स्टेटमेंट आया था। तो यह 1 नवंबर 1858 को आया था। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 7। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो यह जो था बरेली विद्रोह, वहाँ से खान बहादुर खान 1857 के विद्रोह के नेता हुए। प्रश्न संख्या 8। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहास के रूप में डॉक्टर एस.एन. सेन का नाम आता है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था या था। तो यह जो था प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब थे, उनका मूल निवास जो था साथियों यह था आगरा में। अगला प्रश्न संख्या 11। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो बिहार में सबसे प्रमुख केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ से कुंवर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन हुआ करते थे। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया गया, सर्वाधिक मदद किया गया। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध कैप्टन ह्यूरोज के साथ हुआ था। ह्यूरोज ने ही पूरे सैनिक दल में रानी लक्ष्मीबाई को अकेला मर्द कहा था। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो साथियों अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को जो है वह
आउवा के ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा पराजित किया था। वह व्यक्ति आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे जिसने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो साथियों, जो जमींदार थे वो तो ऑलरेडी अंग्रेज़ों के समर्थक हुआ करते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जागीरदारी प्रदान कर दी थी और साथ साथ साहूकार जो कि पैसे वाले हुआ करते थे वो लोग थे उसमें भाग नहीं लिए थे। खेतीहर मजदूर तथा कृषक 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। यानी कि 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने, साहूकार और जमींदारों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी साथियों? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। देखिए, ये तो बहुत सारा कारण था कि 1857 का क्रांति एक सुनियोजित ढंग से नहीं चलने के कारण विफल हो गया था और साथ ही साथ सैनिकों का अभाव था, अस्त्र शस्त्र का अभाव था, एक वेल प्लान्ड नहीं था। तो पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये भी एक कारण था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये तो कारण था ही। इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र था, ये भी सही है। और जमींदारों की सहभागिता, तो जमींदार तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। बाद बाकी तीनों के तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है मुख्यतः किस कारण से। तो एक कारण को अगर हमको फाइंड करना हो तो हुआ था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। एक वेल प्लान नहीं था और केंद्रीय संगठन की कमी थी साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो साथियों, जो 1857 का विद्रोह था वह पटना उससे प्रभावित था, दानापुर प्रभावित था, आरा प्रभावित था, लेकिन मुंगेर उस 1857 के विद्रोह से वह जो था वह प्रभावित नहीं था। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। तो यह जो स्टेटमेंट है साथियों, यह एस.एन. सेन के द्वारा दिया गया था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं थे, यानी कि किनका संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था। तो मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और बेगम हजरत, ये सभी 1857 की क्रांति से संबंधित थे, लेकिन उद्यम सिंह का संबंध इससे नहीं था। अगला प्रश्न, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो तात्या टोपे ने भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, बहादुर शाह जफर भी 1857 की क्रांति से संबंधित थे, परंतु भगत सिंह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में अंग्रेजों के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किस नेता के लिए रखा गया था। तो साथियों, मौलवी अहमदुल्ला हुआ करते थे जिनके लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जो कि फैजाबाद के मौलवी थे, मौलवी अहमदुल्ला। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो साथियों, यह था सबसे ज़्यादा ये आपका पील आयोग। 1857 के बाद पील आयोग का गठन किया गया था, और ऐसा इसलिए चूँकि अंग्रेज जो थे वह चाहते थे कि सैन्य व्यवस्था में
बदलाव किया जाए, इसके लिए उन्होंने पील आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो साथियों, मिर्जा गालिब के द्वारा 1857 के विप्लव को, 1857 की क्रांति को देखा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो साथियों, यह जो थी एनफील्ड राइफल, जो कि चर्बी वाले कारतूसों से चला करती थी, चलाया जाता था, इस्तेमाल हुआ था उसमें चर्बी वाले कारतूस, जिसे दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो साथियों, सभी जानते हैं कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ आत्माराम पांडुरंग यानी कि तात्या टोपे हुआ करते थे। अगला प्रश्न, आत्माराम पांडुरंग बाय मिस्टेकली बोल दिए मैं, मेरे मुंह से निकल गया, वो थे रामचंद्र पांडुरंग, जिसे तात्या टोपे के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो साथियों, यह जो था जनरल विंडहम, उसे 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने कानपुर के निकट पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है साथियों? वाराणसी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो यह जो 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में वीर दामोदर सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा माना गया था और कहा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो सबसे ज़्यादा उनके विश्वासी जो थे वो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत के लोग थे। उन्हीं को अंग्रेज़ों ने अपने सिपाही के दल में, अपने सैनिक टुकड़ियों के दल में चयन किया था, चुना था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? साथियों, ये बोला जा रहा है कि कौन 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थे। तो यह जो थे कर्नाट लेटर, सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और वेलस, ये साथियों ये कोई भी 1857 के विद्रोह में सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो यह जो है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? साथियों, ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। प्रश्न संख्या 37, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर इन ऑफिसर था? तो जब 1857 का विप्लव हुआ था साथियों, उस समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर के पद पर ह्यूसन हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेज़ों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो साथियों, वह तात्या टोपे थे, जिनको उनके साथी ने धोखा दिया और तथा अंग्रेज़ों ने उन्हें मार दिया था। यह वही तात्या टोपे थे जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा
1858 का उद्देश्य क्या था? इसमें से क्या उद्देश्य था महारानी की 1858 की उद्घोषणा का? पढ़ते हैं स्टेटमेंट को साथियों। बोला जा रहा है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। यानी क्या था इस उद्घोषणा में कि भारतीय राज्य जो भी थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना था। तो ये आपका राइट है। अगला स्टेटमेंट है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। यानी कि भारत पे जो है वह शासन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटिश क्राउन इस पे शासन करेंगे। इस शासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। यानी कि ये नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 40। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि आपको गलत कथन को पहचानना है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन को साथियों। बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया। तो यह जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट को, अगले ऑप्शन को। अगले ऑप्शन में दे रहा है कि कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 ईस्वी में विद्रोह किया। ये भी आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी में दे रहा है कि यानी कि ऑप्शन नंबर सी में कि ग्वालियर के शासक ने 1857 ईस्वी का विद्रोह किया। तो साथियों ग्वालियर के शासक ने अंग्रेजों का सहयोग किया, न कि विरोध किया। तो ये आपका सी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। यानी कहाँ से 1857 में सिपाही जो थे सर्वाधिक संख्या में भाग लिए थे? तो साथियों वह क्षेत्र अवध का था, जहाँ से 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किन्हें पुनः अधिकृत किया था? तो साथियों जब 1857 ईस्वी का घटना हुआ था सिपाही विद्रोह, तो सबसे पहले अंग्रेज क्या हुआ था कि जो भी सिपाही थे वो दिल्ली पे चले आए थे, दिल्ली के लाल किला पे कब्जा जमा दिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1857 के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किन्हें पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने जब 1857 का क्रांति संपन्न हुआ, समाप्त हुआ, तो अंग्रेजों ने पुनः सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ था जो मुख्य तात्कालिक कारण बना था 1857 की क्रांति का? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऐसा तो ये मुख्य कारण नहीं था, ये भी एक कारण था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। साथियों ये आपका मुख्यतः तात्कालिक कारण होगा। ऐसा इसलिए चूँकि हिंदू को लगता था कि वो अंग्रेज जो था उनका धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम को भी ऐसा महसूस हुआ, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो गया था। यही इस संग्राम का, स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का क्या नाम था? तो साथियों यह थे बरकत अहमद, जिन्होंने चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो साथियों यह नाना साहब थे, जिन्हें ऐसा माना जाता था कि वह जो थे ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी थे और फकीरों के नेता थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। साथियों पढ़ते हैं सूची के बारे में। सूची देखते हैं, एक विद्रोही नेता से संबंधित है और दूसरा विद्रोह का केंद्र है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कुंवर सिंह ने
जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से आपका सी का 4 होगा। तो यहाँ सी का 4 नंबर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी और ए गलत हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुंवर सिंह के बाद लियाकत अली, ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, नीचे से भी पढ़ सकते हैं। तो लियाकत अली जो थे साथियों, लियाकत अली का संबंध साथियों यह जो था वह इलाहाबाद से था। इलाहाबाद से संबंध था लियाकत अली का। इस तरीके से डी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ डी का 2, ये तो दोनों आपका फॉल्स है और ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी का 1 है, यानी कि लियाकत अली का संबंध लखनऊ से बताया जा रहा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 47 नंबर में पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो साथियों इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, मेरठ के बैरकपुर छावनी से हुई थी। तो ऑप्शन में मेरठ दे रखा है, तो मेरठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, 48 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे भी मैच करना है साथियों, मैच करते हैं। यहाँ पे कुंवर सिंह जो थे उन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल जो है उन्होंने लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था और नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था साथियों। तो इस तरीके से ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एक ही में दे रखा है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति जो था उसका प्रमुख कौन था। तो साथियों इस समिति का प्रमुख जो है जनरल बख्त खां हुआ करता था। प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया। तो यह जो थे आर.सी. मजूमदार, जिन्होंने इसे 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया था। पता नहीं इनको क्या एलर्जी हुआ करती थी, ये तो मुझे नहीं पता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 में पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो यह जो है बख्त खां को बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने तो क्या किया। 1857 के विद्रोह का विरोध किया, विद्रोह तो नहीं किया साथियों। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, उन्होंने समर्थन भी नहीं किया। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से साहित्यकार ने, निम्नलिखित में से ये जो साहित्यकार का नीचे दिया गया है उसमें धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो साथियों इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र इस ऑप्शन में है, जिन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 एवं इस सीरीज का, इस सेट का अंतिम प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। यानी इसमें से राइट स्टेटमेंट को आपको फाइंड करना है। इससे स्टेटमेंट को फाइंड करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी साथियों, सभी दोस्तों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और अपना सपोर्ट बनाएं और सब्सक्राइबर का जितनी भी अधिक संख्या हो उसे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि एक मुझे इससे एक प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। और इसके पश्चात मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के लिए बेहतरीन, शानदार, महत्वपूर्ण MCQ का सेट आपके सामने लाता रहूँगा।
बढ़ते हैं स्टेटमेंट को पढ़ते हैं साथियों, कि पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। राइट और स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो भारतीय इतिहासकार ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया और यह क्रांति भारत के प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। देखिए साथियों, इसमें कई स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं, बावजूद अगर पूछा जा रहा है कौन सी एक अवधारणा, आपको एक को चुनना है यहाँ पे, तो यह जो क्रांति है भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। साथियों, इस तरीके से इस सेशन की समाप्ति हुई। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।